बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ों में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये चार धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बद्रीनाथ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति इस जगह को बेहद खास बनाती है। अगर आप भी इस साल बद्रीनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इस साल चार धाम यात्रा कर रहे हैं, स्पेशली बद्रीनाथ यात्रा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में दिल्ली से लेके बद्रीनाथ तक के पूरे सफर को, एक एक चीजों को डिटेल में बताया है। कैसे आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, कहाँ से आपको बस मिलेगी, कितना फेयर रहेगा, साथ ही साथ क्या क्या मेन मेन जगह है जहाँ पर आपको रुक के इस यात्रा को करना चाहिए। मैंने इस पूरे वीडियो को 5 पॉइंट में समराइज किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस और ट्रेन से आप हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंचिए। उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, शेयरिंग टैक्सी या बस यूज करके आप डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी होती बद्रीनाथ धाम के लिए, या फिर अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि जब आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाएं तो डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम तक जाने से बचें। बीच में रुक रुक के यात्रा करें, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी लंबी है और अगर आप मॉर्निंग में निकलेंगे तो आपका पूरा दिन, रात में आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो। आप अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट उतरिए, वहां से ऋषिकेश आइए और ऋषिकेश से सीधे निकल जाइए बद्रीनाथ धाम के लिए। अब मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। मैं डे वाइज आइटनरी आपको बताने वाला हूँ 5 दिनों के लिए, यानी 5 दिनों का एक कंप्लीट टूर प्लान बताने वाला हूँ कि आपको बद्रीनाथ तक जाना कैसे है और किन किन जगहों पर रुकना है और कैसे आप 4-5 दिनों में ये यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। तो करना क्या है आपको, डे 1 में क्या करिए आप, डे 1 में आप दिल्ली से निकलिए और जितनी जल्दी हो सके आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचने की कोशिश करिए। अब ये जो डिस्टेंस बताई मैंने, ये करीब 240 किलोमीटर है डिस्टेंस और पहुंचने में आपको 4.5 घंटे का समय लग सकता है। तो आप रात में निकलिएगा तो मॉर्निंग तक हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अगर आप दिन में निकल रहे हैं तो दोपहर तक आप हरिद्वार ऋषिकेश इजिली पहुंच जाएंगे। तो हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करिए, ऋषिकेश जाइए। ऋषिकेश में जितने झूले हैं, लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, अगर आपने ना देखा हो तो वो देखिए। गंगा नदी में बैठिए, किनारे में दर्शन करिए। रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, खैर वो अलग विषय है। तो आप सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने की कोशिश करिए। अब डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको ऋषिकेश से निकलना है। तो ऋषिकेश से जैसे ही आप निकलेंगे तो सबसे पहली जो जगह आएगी वो आएगी देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। उसको आप ऊपर से दूर से ही भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत संगम है वो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वहाँ जाके आप पास में स्नान भी कर सकते हैं संगम में। साथ ही साथ वहाँ कुछ फेमस मंदिर हैं, जैसे रघुनाथ मंदिर, दशरथ शिला, ये सब भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दूर से ही दर्शन करिए और आगे बढ़ जाइए। तो ऋषिकेश से देवप्रयाग की डिस्टेंस करीब वही 70 किलोमीटर के आसपास है। तो और यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। अब जब देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो दूसरी फेमस जगह आएगी रुद्रप्रयाग। तो देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग ये मान के चलिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 60-65 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर मान के चलिए, भी 1.5 घंटे का समय लगेगा। और रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से आती है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से आती है, उनका संगम होता है। रुद्रप्रयाग एक फेमस जगह है क्योंकि केदारनाथ रूट के लिए रास्ता यहाँ से कटा हुआ है। तो रुद्रप्रयाग में आप संगम भी जा सकते हैं, दूर से देख भी सकते हैं संगम को। वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कुछ टाइम बिताइएगा। अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा यहाँ कुछ समय अगर आप बिताएंगे तो। रुद्रप्रयाग रुकिए, रुद्रप्रयाग से फिर सीधे आगे बढ़िए, कर्णप्रयाग आएगा। कर्णप्रयाग है, संगम है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है। अब इस यात्रा में एक फ़ायदा ये है कि आप ये संगम तो देखते हुए चल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग, पंच प्रयाग जिन्हें बोला जाता है, उनके भी आपको दर्शन हो जाते हैं, जैसे कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। अभी आगे 2 प्रयाग और आते हैं तो वो भी आपको हो जाते हैं। कर्णप्रयाग इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर कर्ण का, महाभारत के कर्ण थे, उनका एक मंदिर भी है और कर्ण का दाह संस्कार यहीं पर हुआ था जो भगवान कृष्ण ने किया था। तो इसलिए फेमस जगह है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कुछ समय बिताइए, फिर आगे बढ़िए। तो जब कर्णप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो जगह आएगी नंदप्रयाग।
नंदप्रयाग काफ़ी फेमस जगह है, ये भी दो नदियों का संगम है, एक है अलकनंदा और दूसरी है नंदाकिनी। काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी पीसफुल जगह है, तो अगर आप इधर जा रहे हो तो कुछ समय रुकिएगा फिर आगे बढ़िएगा। जब नंदप्रयाग से आप आगे बढ़ेंगे तो जो जगह आएगी वो आएगी जोशीमठ। जोशीमठ एक मेन पॉइंट है बद्रीनाथ रास्ते में। तो अगर आप मान लीजिए रुक रुक के आ रहे हैं, थक गए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, शाम हो गई, रात ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप जोशीमठ में भी स्टे कर सकते हैं। मेन जगह है जोशीमठ, क्योंकि जोशीमठ से एक रास्ता गया है बद्रीनाथ धाम के लिए, दूसरा रास्ता गया औली के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट ट्रैवल नहीं करते तो जोशीमठ में रात होते होते रुक जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी रात हो रही हो या टाइम ज़्यादा हो गया हो तो जोशीमठ में आप स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है और 1.5 से 2 घंटा लगता है पहुंचने में। तो मेरी मानिए तो अब डे 2 में जोशीमठ में स्टे करिए, क्योंकि आपने लंबा ट्रैवल किया हुआ है ऑलरेडी। अब आएगा डे 3। अब डे 3 में क्या करना है, जोशीमठ में फेमस मंदिर, आप मंदिर में दर्शन करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद जगह आएगी विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है, और यहाँ पर कहते हैं कि नारद मुनि ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी यहाँ पे। फेमस जगह है, इसमें भी कुछ समय बिताइएगा यहाँ पर भी और फिर आगे बढ़िएगा। तो जब विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद एक जगह आती है गोविंद घाट। गोविंद घाट वही जगह है जहाँ से एक रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब के लिए। तो जो हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं वो गोविंद घाट स्टे करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं घंगरिया वगैरह के लिए। ट्रैकिंग है लंबी 14 से 15 किलोमीटर की। फिर हेमकुंड साहिब जाते हैं और वहीं से पास में ही वैली ऑफ फ्लावर्स का भी ट्रैक है, फूलों की घाटी का। तो कुछ लोग जो इधर जाते हैं वो इधर से कट कर लेते हैं, लेकिन अगर बद्रीनाथ धाम आप जा रहे हैं तो आपको सीधे जाना है, सीधे रोड पकड़नी है। तो गोविंद घाट एक मेन जगह है। गोविंद घाट के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बद्रीनाथ धाम आ जाएगा। बद्रीनाथ धाम जब आप पहुंचेंगे तो आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट वहीं तक गाड़ी जाएगी, क्योंकि रोड वहां तक जाती है। वहां जाएंगे, वहां आप होटल वगैरह लेंगे, इजिली होटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। होटल लीजिए, हो सके तो उसी दिन दर्शन कर लीजिए जाके। अगर टाइम नहीं बच पा रहा है किसी वजह से तो फिर आप क्या करिए, डे 4 में मॉर्निंग में सबसे पहले बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करिए। बहुत प्राचीन, बहुत सिद्ध मंदिर है। आप जाइए मॉर्निंग में दर्शन करिए। लाइन लंबी हो सकती है थोड़ी सी मॉर्निंग में हो, लेकिन मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद करिए। उसके बाद कुछ फेमस जगह और हैं आसपास, जैसे कि चरण पादुका एक जगह है। चरण पादुका कहते हैं भगवान विष्णु के चरण हैं, लेकिन इसके लिए ट्रैकिंग है 1 से 1.5 किलोमीटर की। वो ट्रैकिंग करके आपको जाना होता है, तब दर्शन कर पाएंगे। फिर आगे जाएंगे तो मानव विलेज आता है। मानव विलेज बहुत फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पर कई हिस्टोरिकल चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि पांडव यहाँ आ चुके हैं। पांडव यहाँ पर एक भीम पुल है, भीम ने एक शिला फेंकी थी तो वो पुल बना था। सरस्वती नदी यहाँ बहती है। यहाँ पर व्यास गुफा और गणेश गुफा भी हैं, क्योंकि यहीं वो जगह है जहाँ पर भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फेमस जगह हैं। सतोपंथ एक ट्रक जाता है, वसुधारा फॉल्स उसी रास्ते पे पड़ता है। तो ये सब कुछ फेमस जगह है, और वहीं से कहते हैं कि पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो माना विलेज आप जा सकते हैं, एक अच्छी जगह है। तो ये सब आप कर लेंगे, पूरा दिन आपका हो जाएगा। फिर डे 5 को आप क्या करिएगा, सीधे बद्रीनाथ धाम से रिटर्न कर लीजिए आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश के लिए। तो ये आप 5 दिनों में टोटल आप ये जर्नी कर लेंगे, आप रिटर्न आ जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश तक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 7 दिन 8 दिन ज़्यादा है, तो आप कई चीज़ें कर सकते हैं। ये तो केदारनाथ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज़ तुंगनाथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गोपेश्वर से रास्ता तुंगनाथ के लिए कट जाता है। या फिर अगर आप ट्रैकिंग के बहुत शौकीन है तो सतोपन की ट्रैकिंग भी इसमें ऐड की जा सकती है। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, टिप्स फॉर द जर्नी। देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी इस यात्रा में हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, अगर वेदर ख़राब हो तो उसके बारे में आप पहले से जानकारी रखिए। वेदर चेक करते रहिए, रोड कंडीशंस चेक करते रहिए, कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है, क्योंकि अमूमन इन जगहों पे लैंडस्लाइड हो जाता है। स्पेशली बद्रीनाथ रूट पे तो देखने को मिलता है कि अक्सर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो रोड कंडीशन और वेदर के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि आगे वेदर कैसा है, क्योंकि अगर आप रास्ते में फंसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मानसून सीजन में अवॉइड करिए बिल्कुल जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बहुत रिस्की होता है मानसून सीजन में जाना। विंटर्स में आप नहीं जा सकते, विंटर्स में 6 महीने क्लोज रहता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर एक बेस्ट मंथ है, क्योंकि बारिश हो चुकी होती है,
तो उस समय बारिश के कोई डर नहीं होता। दूसरी चीज़ समर वेकेशंस और जो स्टार्टिंग की चार धाम यात्रा का जो क्रेज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो सितंबर अक्टूबर एक बेस्ट मंथ है। दूसरी चीज़, अपने साथ कैरी क्या क्या करना है, वार्म क्लॉथ्स जरूर कैरी करिए, बहुत ठंड रहती है बद्रीनाथ धाम में। और रेनकोट, जैकेट्स, ट्रैकिंग शूज़ ये सब भी ज़रूर कैरी करिए। तीसरी चीज़, रात अगर आपको हो जाए तो आप रात में ड्राइविंग वहाँ पर अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पर रोड्स आगे चल के बहुत नैरो हो जाती हैं। कहीं कहीं जगह कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी नैरो है रोड, तो बिल्कुल अवॉइड करिए। रात में 6-7 बजे के बाद आप कहीं पर स्टे कर लीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन रात में अवॉइड करिए। फोर्थ, कि वहाँ पर किसी भी समय आपको ट्रैफिक जैम मिल सकता है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है तो फिर हटने में उसको टाइम लगता है, काफ़ी लंबा जाम देखने को मिल सकता है वहाँ पे। फिफ्थ, कि मोबाइल नेटवर्क आपको कहीं कहीं वीक मिलेगा, लेकिन बद्रीनाथ धाम में मैंने देखा है कि मोबाइल नेटवर्क आता है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ जगहों पे हो सकता है। केदारनाथ धाम धाम में भी आता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं आता है। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, एकोमोडेशन, और कुछ सजेशंस आपको देने वाला हूँ। देखिए, रुकने के लिए बद्रीनाथ धाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, ऑन द स्पॉट आपको होटल्स मिलेंगे। खाली भी रहते हैं कभी कभी होटल्स, तो मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ऑनलाइन करा के जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर उसके लिए आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, और आप पहले करा के जाएंगे तो उचित रेट्स में आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं कौन सा होटल सही है। गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, इसमें जाइए, पहले से चेक कर लीजिए। और बीच बीच में रुकना चाहते हैं, जैसे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पे भी रुकना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट्स के यहाँ पर होटल्स हैं। साथ ही आप लोकल भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगेंगे अगर आप मिड रेंज में होटल्स ले रहे हैं तो। ये मान के चलिए, अगर आप बजट होटल ले रहे हैं तो 1500 रुपये तक में मिल जाएगा, मिड रेंज में ले रहे हैं तो 2500 से लेकर 3000 तक, और फिर लग्जरी ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा लेना चाहते हैं, तो उससे भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, यानी फिफ्थ पॉइंट में, व्हाट टू कैरी एंड प्रिपेयर फॉर। देखिए, करना कैरी कैसे करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रैकिंग शूज़ तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, वार्म क्लॉथ्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन लाइट पैक करिएगा, ज़्यादा हैवी मत रखिएगा वार्म क्लॉथ्स। तीसरी चीज़, मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे मोशन सिकनेस हो सकती है। दूसरी चीज़, ज़्यादा हाइट पर रहेंगे तो एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, यानी सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, तो मेडिसिन अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। कुछ कैश ज़रूर कैरी रखिए, अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि हो सकता है कि रिमोट एरियाज़ में आपको एटीएम्स वगैरह ना दिखें, या दिखें तो उसमें कैश ना हो, तो कुछ कैश अपने साथ, और स्पेशली स्मॉल डिनोमिनेशन में ज़रूर रखिए, मतलब 50 रुपये, 100 रुपये के डिनोमिनेशन में नोट्स रखिए अपने साथ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हो सकता है ना मिले तो फिर आप दिक्कत हो सकती है ऑनलाइन पेमेंट करने में, नेटवर्क की वजह से। तो ये मैंने दिल्ली से लेके बद्रीनाथ तक आपको एक डिटेल्ड जानकारी दी। एक चीज़ छूट रही है, वो है टैक्सी की। टैक्सी के लिए आप या तो आप पूरी हायर कर लीजिए, आप हरिद्वार से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से हरिद्वार तक, हरिद्वार से ही हायर कर लीजिए। दूसरी चीज़, शेयरिंग टैक्सी लेना चाह रहे हैं, शेयरिंग टैक्सी आपको हर जगह से मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। ऋषिकेश से भी मिलेगी, हरिद्वार से भी मिलेगी, या फिर बीच में भी आप लेना चाहें रुद्रप्रयाग से, देवप्रयाग से, तो मिल जाएगी। तीसरी चीज़, बस। बस देखिए, मॉर्निंग में ही आपको मिलेगी। बस दोपहर या शाम को मिलना मुश्किल है, क्योंकि रूट लंबा है और मॉर्निंग में चलती है बस, तो फिर आपको शाम तक पहुंचा देती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए, लौटते टाइम भी बस आपको मॉर्निंग में ही मिलेगी, लेकिन बसेस लिमिटेड हैं, ज़्यादा बसेस नहीं हैं। तो मैंने ये कंप्लीट जानकारी आपको दी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।